जय हिंद दोस्तों। आज हम आप तो बहुत ही शानदार वीडियो है। क्या है आज है जब फिजिक्स का मैराथन क्लास आज है दोस्तों। फिजिक्स का मैराथन क्लास जो कि आप तक आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। जो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट। आज का महामैराथन फिजिक्स का महामैराथन दोस्तों बहुत ही मस्त होने वाला है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से फिजिक्स का एक और मैराथन करने के बाद दूसरा फिजिक्स का किसी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। ये हम आपसे वादा करते हैं। आप भी हमसे वादा कीजिए, ठीक है ना। ये वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। किसी अन्य का वीडियो भी किसी का भी वीडियो या किसी कहीं भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये वीडियो आप तो देखने पड़ेगा। लास्ट में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। पहला चैप्टर का नाम हुआ, देखिए पहला फिजिक्स का पहला चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ठीक है ना। प्रकाश के परिवर्तन तथा अपरिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन तथा अपरिवर्तन। यहाँ से हम 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मस्ट VVI उठाए हैं जो आप देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। गलती नहीं करना, ठीक है ना, गलती नहीं करना। प्रकाश की किरण गमन करती है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, बताइए फटाफट। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो बोलो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट पर बताइए और बताइए कि क्यों क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तब बिना देर किए फटाफट पर इसको आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, सीधी रेखा में। चलिए दूसरा नंबर आपके सामने आ रहा है प्रश्न जो आप ध्यान से देखिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा और उत्तर देने का भी प्रयास करिएगा कि प्रकाश का न्यूटन वेग होता है दोस्तों। तो प्रकाश का न्यूटन वेग क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है। प्रकाश का न्यूटन वेग कहाँ होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कांच में। क्या होता है, कांच में। चलिए बिना देते आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहा है। क्या लगा रहा है दोस्तों, तो क्या लगा होता है बताइए फटाफट बताइए। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर लेंस। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए और का प्रयास करिएगा। मोटर तार के साइड मिरर किसका प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 4 का राइट आंसर, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर अवतल दर्पण। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आया है, बहुत ही मस्त VVI प्रश्न है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी 5 का करेक्ट आंसर हो जा रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। इस मैराथन में आपका फिजिक्स का पूरा मैराथन हो जाने वाला, फिजिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जा रहा है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। ध्यान से सिर्फ समझिएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट। बताइए लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, बताइए। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायोप्टर होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। क्या है प्रश्न, जो ध्यान से देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा कि प्रकाश की किरणें का पद दर्शाने वाली चित्र जो चाहते हैं दोस्तों, क्या चाहते हैं बताइए मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, किरण आलेख चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 डायोप्टर क्षमता का पोटेंशियल होता है दोस्तों, 2 डायोप्टर क्षमता का पोटेंशियल होता है मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट। इसको डायरेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। आपने पढ़ा होगा ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 50 सेंटीमीटर होता है। आप तो इसको ना होगा तो आप कंप्लीट ही कर लीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है, किसी उत्तर लेंस का फुटांसर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। अभी यही प्रश्न था, सिर्फ वहाँ 2 डायोप्टर से पूछ रहा था, यहाँ क्या हो रहा है प्लस 2 डायोप्टर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है।
क्या है? प्रताश ते तिरने के समूह तो चाहते हैं दोस्तों, प्रताश ते तिरने के समूह तो चाहते हैं। बताइए मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण पूंजी चाहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। क्या है प्रश्न? ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। क्या प्रश्न है कि उत्तर लेंस की क्षमता होती है, उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों? बताइए उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है? ज़्यादातर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक होती है। उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है कि आफ्टर लेंस की क्षमता होती है। आफ्टर लेंस की क्षमता क्या होती है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट? आफ्टर लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्या प्रश्न है? ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है। उत्तर लेंस तो चाहते हैं, उत्तर लेंस तो और क्या कहा जाता है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट? उत्तर लेंस तो क्या कहा जाता है? बताइए फटाफट बताइए। उत्तर लेंस तो क्या कहा जाता है? 13 तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? उत्तर लेंस तो ही अभी सारी लेंस चाहते हैं। चलिए मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हाँ, आफ्टर लेंस तो चाहते हैं, आफ्टर लेंस तो क्या चाहते हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट? आफ्टर लेंस तो अभी सारी लेंस चाहते हैं, ठीक है। आप सारी लेंस चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आप सारी लेंस चाहते हैं। आफ्टर लेंस तो आप सारी लेंस चाहते हैं। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट। चलिए आया आ गया आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हल्का जोन कर दे रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या प्रश्न है, जो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। क्या प्रश्न है? देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या दोस्तों? मिट्टी नहीं होता है। ये ऑप्शन में दिया रहता है। ये तो एनसीईआरटी वाला प्रश्न ही है दोस्तों, परंतु इसका ऑप्शन भी दिखला देते हैं हम, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन इसका क्या क्या है देख लीजिए। देखिए ऑप्शन क्या है? जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिट्टी होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है। किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है करेक्ट आंसर, उत्तर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास करिए। 17 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु तब पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण का वस्तु तब बड़ा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। 17 तो क्या होगा बताइए? 17 तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आफ्टर। आफ्टर दर्पण। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 18 नंबर, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम होता है दोस्तों? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नियम होते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्या क्या है दोस्तों? जो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर की ओर मुड़ती है दोस्तों? बताइए। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है? करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है? करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृष्टित होता है दोस्तों, तो क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट? बताइए 20 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो रहा है दोस्तों, उत्तर लेंस हो रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, 20 का क्या हो रहा है? ए हो रहा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, उत्तर भी देने का प्रयास करिएगा। साइड मिरर में के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर 21 का क्या होगा? बोलिए फटाफट। 21 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, उत्तर दर्पण। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्या है प्रश्न? देखिए एक आपतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो रही, उसकी वक्रता त्रिज्या हो रही क्या हो रहा दोस्तों? 22 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बताइए 22 का करेक्ट आंसर। देखिए फोकस दूरी यानी आर बराबर होता है दोस्तों 2f होता है, यानी कि 2 दूनी के 10, यानी कि ऑप्शन बी 20 होता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? 20 30 में दोस्तों। बताइए 20 30 में है, ऑप्शन नंबर 30 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, 20 सेंटीमीटर। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा कि निर्वात किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण तो चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं दोस्तों? बताइए फटाफट। 23 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है,
निर्गत टोन कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत टोन कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या प्रश्न है देखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी तीसरा उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में तीसरा उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 13 आंसर क्या होने वाला है, 24 13 आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर लेंस। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर। मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, 25 का क्या होने वाला है, 25 का ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा, उत्तर देने का भी प्रयास करिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि परिवर्तन के नियम से आधारित होता है, यानी कि इनमें से कौन है जो परिवर्तन के नियम पर आधारित है? बताइए दोस्तों, 26 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बताइए फटाफट बताइए, आंसर उत्तर देने का प्रयास करिए कमेंट में। ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा, ऑप्शन नंबर बी हो रहा प्रकाश के अपवर्तन सॉरी दोस्तों, अपवर्तन टोन बराबर परिवर्तन टोन बराबर अपवर्तन टोन हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास करिए। 27 नंबर प्रश्न है कि तालपिंड प्रतिबिंब होता है, तालपिंड प्रतिबिंब होता है दोस्तों, तो ऐसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बताइए बता दी पर 27 थे। 27 का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? 27 का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है बताइए फटाफट। 27 का ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है दोस्तों, सीधा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा सीधा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, आप समझने का प्रयास करिए क्या है, ध्यान दीजिए। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 28 तो बताइए फटाफट पर। ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा दोस्तों। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। दही बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? बताइए दही बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? फटाफट पर बताइए, उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा अवतल दर्पण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 30 का क्या होता है? बी हो जा रहा। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि क्या प्रश्न है कि किसी माध्यम में अपूर्णांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपूर्णांक का मान होता है साइन आई बट्टा में और साइन आर होता है, साइन आई बट्टा में साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है इसका देखिए तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। चलिए बिना देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 32 का क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है दोस्तों, तो बताइए एक उत्तल लेंस होता है, बताइए। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसका उत्तल लेंस का पहचान है दोस्तों, ठीक है ना? आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न क्या है कि अवतल लेंस का अवधारण एम बराबर होता है, तो क्या होता है दोस्तों? बताइए फटाफट पर। ये भी लगता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा भी बट्टा में भी बट्टा में ये होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, तो बढ़िया रहेगा। चलिए देखिए ध्यान से समझिए कि गोलीय दर्पण में फोटांसर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है दोस्तों, तो यही बताए थे दोस्तों। आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जा रहा है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, क्या है ध्यान से देखिए। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है? वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप तो हम बोले थे कि इसी में क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाने वाला है, परंतु सब्जेक्टिव का हम आंसर नहीं बताने वाला है दोस्तों, परंतु ट्यूशन जरूर बता देंगे कि कौन कौन से ट्यूशन आ रहा है। 100 ट्यूशन से 5 ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि यहाँ देख सकते हैं कि 12 13 14 15 16 17 में इन सभी प्रश्न पूछा गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना कम से कम आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा पहला लेसन से, पढ़ते है ना, पहला लेसन से इतना आप कम से कम कंप्लीट कर लीजिए। लॉन्ग ट्यूशन में आप देख लीजिए 5 ट्यूशन लॉन्ग ट्यूशन है दोस्तों, जो इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कम से कम इतना सब सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका ट्यूशन छूटने वाला नहीं है एग्जाम में, आपका ट्यूशन के एग्जाम में नहीं छूटने वाला, काम आपका बन जाएगा। परंतु इसका आंसर कैसे मिलेगा? इसका आंसर हम देंगे दोस्तों, आप हमसे संपर्क करिएगा, कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। अब
मिल जाएगा। परंतु व्हाट्सअप नंबर कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो व्हाट्सअप नंबर आप तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर। कॉलिंग कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा और आप तो मिल जाएगा, ठीक है ना। दोनों दिक्कत वाला बात नहीं होगा, समस्या नहीं होगा। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आज फिर क्या हुआ दोस्तों? देखिए, क्या फ्रीज था दूसरा चैप्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला चैप्टर आप तक चलिए अथी हो लिए, मतलब पहला चैप्टर आप समझ लिए, तो दूसरा चैप्टर था क्या नाम है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संस्थान। मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संस्थान। आप लोग पूरे मैराथन के साथ जुड़े रहिएगा। आप तक पूरा मैराथन बोले ना, तो एक ही वीडियो में आप तक पूरा क्लियर हो जाने वाला। किसी अन्य मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक वीडियो देख लीजिए, आप तक कल्याण हो जाने वाला है। यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए 50 दो, जो कि आप MBBI क्वेश्चन है, ठीक है ना। सभी तो ध्यान से देखिएगा। दूसरा चैप्टर आपका मैराथन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अभी तक वीडियो तो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो तो शेयर कर लीजिए, और लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। और हम बताए हैं लास्ट में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बिना देर किए पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि विभिन्न दूरियों पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है बताइए? पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होने वाला है? बोलिए, पहला का क्या होगा? सी होगा दोस्तों, सिलिकॉन पेशियां द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है दोस्तों। क्या है प्रश्न, जो ध्यान से देखिएगा क्या है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, ज़्यादा दृष्टता से प्रेरित व्यक्तियों का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट बताइए दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा बायोफोटल, ठीक है ना। चलिए बायोफोटल लेंस थे, ठीक है, बायोफोटल लेंस द्वारा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो बहुत ही मस्त प्रश्न है। देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि टॉर्निवा के पीछे की एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए उसे क्या कहते हैं? तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है दोस्तों, परिचालिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है। क्या प्रश्न है, जो ध्यान से देखिएगा। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है दोस्तों? तो बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए, आप कमेंट में फेंक कर इसका आंसर मारिए। क्या होने वाला है? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, परिवर्तित द्वारा की भांति, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, ठीक है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए पुतली के साइज के नियंत्रित करने वाला गरहा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है दोस्तों? तो बताइए 5 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा परिचालिता, ऑप्शन नंबर ए हो रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास करिए। छठा नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या होगा करेक्ट आंसर 6 तो ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तल, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? 7। देखिए दोस्तों क्या बोले, ध्यान से देखिएगा। क्या हो रहा, मानव के किस प्रकार की लेंस पाया जाता है? तो 6 का क्या बोले दोस्तों? 6 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 6 का ये हो जा रहा उत्तर लेंस। चलिए अगला नंबर प्रश्न बोले हैं कि 7वां नंबर प्रश्न है क्या है कि तारे टिमटिमाने की व्याख्या की सिद्धांत किस पर आधारित है? यानी 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाए दोस्तों, पर अपवर्तन के सिद्धांत पर। क्या? अपवर्तन के सिद्धांत पर। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। नेत्र दान करने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा होनी चाहिए, यानी इनमें से सभी दोस्तों 10 वर्ष 25 वर्ष या 60 वर्ष तो हो, यानी सभी व्यक्तियों नेत्र दान कर सकता है, यानी सभी की आयु सीमा होगा दोस्तों। चलिए अगला नंबर इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। क्या दोस्तों ध्यान से देखिए,
ध्यान दीजिएगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक से हो जाने से कौन सा दृष्टिरोध होता है। दोस्तों नेत्र दूरी यानी कि क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। इनमें से तो नहीं। चलिए अगला नंबर 9 तो क्या हो रहा है, डी हो जाएगा। चलिए हाँ, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है थोड़ा बहुत इधर मिस्टेक थोड़ी आ रहा है, कमेंट कर दीजिए दोस्तों, हम देख लेंगे बाद में, ठीक है ना, दोनों दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला नंबर है सिंड्रोम की व्याख्या कहाँ होती है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 10 का क्या होगा करेक्ट आंसर, तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मस्तिष्क में। चलिए अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, दृष्टि प्रकाश किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल लाल। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नेत्र किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो 12 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बताइए 12 का करेक्ट आंसर, 12 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो रहा वास्तविक, उल्टा और तथा छोटा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, आपके सामने प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। क्या है कि समान मानव नेत्र तो दूरी बिंदु है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 13 का करेक्ट आंसर बताइए, 13 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो रहा अनंत पर, क्या हो रहा अनंत पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जो अब ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र नेत्र क्रिस्टल लेंस धुंधला अप्रदर्शित हो जाता है, अप्रदर्शित हो जाता है। तो बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 14 का करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी हो रहा मोतिया बिंदु रोध, मोतिया बिंदु रोध होता है, मोतिया बिंदु रोध होता है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, मोतिया बिंदु रोध होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 5 सतह से, क्या होगा 5 सतह से, ठीक है ना। 15 तक क्या होगा और 15 तक सी होगा दोस्तों। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, देखिए 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 16 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला बताइए, 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा बैगनी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीला प्रतीत होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीला प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जा रहा दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या है प्रश्न देखिए, आँख का व्यवहार होता है दोस्तों, तो आँख का व्यवहार होता है तो कैसा होता है दोस्तों बताइए। 18 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों उल्टा लेंस की तरह। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है, क्या है प्रश्न देखिए ध्यान से और समझिए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों का चश्मे में होता है दोस्तों, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों में चश्मे में क्या होता है, तुम क्या होता है बोलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा आफ्टर लेंस हो जा रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास करिए। क्या है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबर जो चाहते हैं दोस्तों, क्या चाहते हैं बताइए, तो क्या चाहते हैं 20 का करेक्ट आंसर क्या चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए टोलाइड चाहते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए समझने का प्रयास करिए। क्या है अगला नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जो निकट स्थित वस्तुओं तो स्पष्ट नहीं देते पाता उस लेंस में होता है, उस लेंस में होता है दोस्तों मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दूरी दृष्टि दोष। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, क्या प्रश्न है ध्यान से देखिएगा कि अपने लेंस की फोकस दूरी तो बदलता दूरी या निकट की वस्तु तो साफ साफ देख सकने के आँखों के गुण को चाहते हैं दोस्तों, क्या बोलिए, क्या बोलिए फटाफट बोलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई
22 का करेक्ट आंसर। 22 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर की बिंदु पर क्रमशः होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी की ओर चलते हैं 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। चलिए अगला नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा और समझने की ओर प्रयास करिएगा कि सफ़ेद प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होता गुजरती है जो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है वह है दोस्तों। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है बैगनी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है जो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास भी करिएगा। क्या है प्रश्न जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं तो स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दोस्तों। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा निकट दृष्टि दोष। क्या होगा निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास करिएगा कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यानी कि 26 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो रहा है रेटिना के दृष्टि पटल पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास भी करिएगा। क्या है प्रश्न जो ध्यान से देखने लगा है। हाँ क्या है ध्यान से देखिए कि किसी दृष्टि तो दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आधे बनता है। तो बताइए दोस्तों 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। क्या निकट दृष्टि दोष में आप लास्ट में बताइएगा कितना प्रश्न आपने सही किया था ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि सफ़ेद रंग कितने रंगों के मेल होते हैं बताइए। सफ़ेद रंग कितने रंगों के मेल होते हैं बताइए मेरे प्यारे DSO। 28 का करेक्ट आंसर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है 7 हो जा रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। क्या है अगला नंबर प्रश्न है देखिए नेत्र 29 नंबर प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है दोस्तों। क्या होता है बताइए। 29 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए जरा दृष्टि दोष। चलिए अगला नंबर प्रश्न है आपके सामने आदि अगला नंबर प्रश्न है हंसते हंसते आदि आप सामने अगला 30 नंबर प्रश्न है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है दोस्तों। इंद्रधनुष तो बनना किस परिघटना पर आधारित है बताइए। 30 का बताइए हंसते हंसते इसका उत्तर बताइए। 30 का उत्तर बताइए मुस्कुराइए इसका उत्तर से ये सी दीजिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री तो अरतास प्रतीत होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा डी हो जा रहा काला। कैसा हो रहा काला होता है ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए 32वां प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दोस्तों। उस नेत्र में क्या होता है बताइए। 32 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बताइए। 32 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों ए हो जा रहा करेक्ट आंसर। क्या होगा ए हो जा रहा दूरदृष्टि दोष। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है जो कि ध्यान देने वाला प्रश्न है किसी टोलाइडी विनियन में नीलामित टनों के प्रकाश की प्रतिरन तो कहा जाता है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। तो बताइए 33 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है। 33 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है फटा दे पर बताइए। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है क्या प्रश्न है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा उत्तल हो जा रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है ध्यान दीजिएगा और समझिएगा।
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 36वां प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण विचलन झुकाव कम होता है? बताइए 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों? वायुमंडल के कारण। क्या बताइए इसका करेक्ट आंसर? 37 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है नीले रंग तो बहुत अधिक प्रतिनिधित्व कर देते हैं। क्या प्रतिनिधित्व कर देते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो बताइए 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों उत्तर लेंस। चलिए 39 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, हंसते हंसते देखिए क्या है? प्रिज्म से प्रकाश किस कौन सी परिघटना घटती है? कौन सी परिघटना घटती है? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा वर्ण विक्षेपण हो जा रहा वर्ण विक्षेपण। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह किस दृष्टिकोण दोष से पीड़ित होता है दोस्तों? तो बताइए 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए दोस्तों दूरदृष्टि दोष। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है दोस्तों। तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश सुंदरही। चलिए अगला नंबर प्रकाश सुंदरही, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा क्या होगा। अगला नंबर प्रश्न होगा देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाले 42 नंबर प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें के अधिकांश अपवर्तन होता है दोस्तों। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा टोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है जो ध्यान देने वाला है कि नेत्र दौलत के डोले होने पर देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं दोस्तों? बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकट द्वितीय वस्तुओं तो। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने पर क्या कारण है? बताइए 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 44 का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो रहा है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए 45 नंबर प्रश्न है जो ध्यान देने वाला बात है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? बताइए कौन सा दृष्टि दोष होता है? 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। चलिए आदत की ओर बढ़ते हैं 45 से बाद 46 क्वेश्चन देखिए। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है यानी कि 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला? बताइए ऑप्शन नंबर डी हो रहा जरा दोष कहलाती है। चलिए जरा दृष्टि दोष। चलिए अगला नंबर प्रश्न है रेटिना ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, ध्यान देना है, समझने का प्रयास करना है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 47 तक क्या होने वाला है? रेटिना प्रकाश को प्रकाशित करता है यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए 47 था ऑप्शन नंबर बी हो रहा विद्युत सिग्नल में। चलिए अगला नंबर प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है जो ध्यान देने वाला है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? इनमें से कौन व्यक्ति है जो नेत्र दान कर सकता है? बताइए 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 48 का करेक्ट आंसर बी होगा दोस्तों। 48 का करेक्ट आंसर डी होने वाला 48 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बी। और
सी दोनों हो सकता है, ठीक है ना। डी हो जाता है राइट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न 49 प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, बताइए। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। चलिए 50 नंबर प्रश्न आपके सामने आ दिया है, जो कि आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कि दूर दृष्टि वाले आंखों का साफ साफ देख सकती, तब बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए। 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा दूर की वस्तुओं तो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इनका शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, क्या कब पूछा है, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप दोनों ही क्लियर हो जाने वाला, ठीक है ना। लघु उत्तरीय देख लीजिए, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न देखिए 13/11/14 में पूछा है पहला प्रश्न, जो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, जो 2013 में पूछा है। इन सभी प्रश्न क्या पूछा हुआ ही प्रश्न है, देखिए ये सब पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। इन सभी प्रश्न तो आप बहुत ही बढ़िया से तैयार करिएगा। हीरा क्यों चमकता है, देखिए पूछा गया है दोस्तों। ये सभी प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम बोर्ड में आया क्वेश्चन है, और फिर से दोहराने वाला ही है क्वेश्चन। ये सब प्रश्न कम से कम 5 नंबर और 1.5 वाला प्रश्न, इतना तो कंप्लीट कर ही लीजिएगा, तो आपका ही बेहतर रहेगा दोस्तों। ये सब देखिए प्रश्न कितना बार पूछा गया है, कितना MBBI क्वेश्चन है, ये बहुत ही हेवी है। देखिए ये सब कितना बार पूछा गया है, लगातार पूछा गया है दोस्तों। यानी कि आपका एग्जाम में आने तक बहुत ज़्यादा चांस बनता है, यहीं से आने तक चांस बनता है दोस्तों। ध्यान में रखते हुए चलिएगा, इतना कम से कम कंप्लीट कर लीजिए, आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर तो हम दे ही देंगे, आप हमसे संपर्क करिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, फिजिक्स का चैप्टर 3 आ गया। विद्युत धारा, जिसका नाम है विद्युत धारा, यहाँ से भी 50 MBBI क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों। आज हम आपसे वादा किए हैं कि आज मैराथन क्लास आप तो समाप्त कर ही रहेंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनता है, और यहाँ से एग्जाम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। चलिए अगला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, बिना देर किए प्रश्न तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। विभवांतर तो ऐसा मात्रा क्या होता है, पहला प्रश्न तो उत्तर गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे शेरसनियों। बताइए विभवांतर तो ऐसा मात्रा क्या होता है, तो बता दीजिए विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने हंसते हंसते आ रहा है, उत्तर दीजिए। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा होता है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा होता है। तो दूसरा तभी है आंसर फिर हमारी ऑप्शन नंबर सी ओम होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया, क्या आया है दोस्तों। देखिए निम्न में से कौन है जो अर्धचालक नहीं है, निम्न में से कौन है जो अर्धचालक नहीं है। तो तीसरा आंसर फेंकिए और मारिए कमेंट में, पारा है जो अर्धचालक नहीं है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, क्या प्रश्न है कि वोल्ट प्रति मीटर प्रदर्शित करता है, वोल्ट प्रति मीटर प्रदर्शित करता है। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है दोस्तों, तो सी हो जा रहा ओम होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है, एम मीटर होता है, क्या होता है, एम मीटर होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, विभव का मात्रक होता है, विभव का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा है दोस्तों, वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है वोल्ट होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्या प्रश्न है, जो देखिए आपके सामने दिया गया है प्रश्न कि 7 नंबर प्रश्न 1 to 3 ओम के प्रतिरोध के प्रति श्रेणी तरह में समतुल है दोस्तों, तो समतुल प्रतिरोध हो जी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, बताइए। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा, 3 ओम हो रहा दोस्तों, 3 ओम हो रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है। इसका भी आंसर फिर हमारे कमेंट में, ऑप्शन नंबर डी होता है, वोल्ट होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, क्या प्रश्न है कि
प्रतिरोधता SI मात्रा क्या होता है? प्रतिरोधता SI मात्रा दोस्तों इसका भी आंसर में कमेंट में आंसर फेंक मारिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, विभा ओम होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों देखिए कि सेल के विद्युत वाहक बल क्या मात्रक होता है दोस्तों? तो बताइए 10 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 10 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या होने वाला है बताइए। तो 10 का करेक्ट आंसर बताइए तो फटाफट बाद 10 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? तो 10 का करेक्ट आंसर बी हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? बी हो रहा है, वोल्ट हो रहा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 11 नंबर प्रश्न है, देखिए NCERT का ही प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा ही जाता है 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब टंटू के प्रतिरोध क्या हो रहा है? इसको तो हम रट्टा मार लीजिए दोस्तों। 11 का क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है 484 ओम। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर 12 था। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है 335 डिग्री सेल्सियस पर। सॉरी दोस्तों 3500 सेल्सियस पर क्या? 3500 से पर, सॉरी मिस्टेक से बोला दिया। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। विद्युत शक्ति फटाफट बताइए। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो हंसते हंसते मारिएगा उत्तर। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में कार्य करता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग अगर सोल्यूशन इसका चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे दोस्तों। अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि मैराथन आप तो पूरा देख लेना है एक ही वीडियो में ना, तो कंप्लीट कर लीजिए। अगर दिक्कत हो रहा आप तो बनाने में न्यूमेरिकल, तो आप कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल आप तो फिजिक्स का बनाकर वीडियो डाल देंगे, ठीक है। दोनों दिक्कत की समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए 10 जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाए 10 जूल। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जब किसी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों? इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ध्यान दीजिए 4 ऑप्शन दिया है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों, आयन। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है कि 1 मीटर के स्केल 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। तो इसका अपनान थोड़ा दोस्तों जल्दी इसको रट्टा मारिए और इसको 15 का आंसर बताने का प्रयास करिए। 0.02 एम्पियर ना दोस्तों, इसे ही होता है 0.2 एम्पियर है। इसका बनाने तब बनाना है, नहीं बन पा रहा है तो कमेंट में बताइएगा, इसका भी आंसर सोल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सुचालक है बताइए दोस्तों। 16 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला? 16 का करेक्ट आंसर क्या होने? ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, सल्फर होगा। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अगला नंबर ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक यानी कि 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, कूलम्ब होगा। चलिए सॉरी दोस्तों, क्या होगा? आवेश का SI मात्रक होता है। तो आवेश का SI मात्रक होता है दोस्तों, तो 17 तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक तो बोल रहे हैं दोस्तों, कूलम्ब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। क्या होगा? तो विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक 18 नंबर प्रश्न बता देंगे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न क्या है? 18 तो प्रश्न ठीक है, 18 तो भी ठीक है, ठीक है दोस्तों। 18 17 17 तो क्या बताएं दोस्तों? 17 तो कूलम्ब आवेश होता है, कूलम्ब होता है। 18 है विभवांतर का SI मात्रक होता है दोस्तों। विभवांतर का SI मात्रक होता है 18 तो होगी। अच्छा, एक प्रश्न गायब हो दिया मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। एक प्रश्न क्या हो यहाँ से गायब हो दिया, ठीक है ना। दोनों दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास भी करिएगा, ठीक है ना। दोनों दिक्कत की बात नहीं है, समस्या की बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए और समझते हुए चलिएगा, ठीक है। हाँ, 19 का प्रश्न दिया है। 19 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ध्यान दीजिए कि
विभवांतर तय ऐसा मात्रा होता है विभवांतर तो क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होला वोल्ट होता है। चलिए इतना में प्रवाहित होता है दोस्तों। इसको बना लीजिएगा। स्टार बनाने पर आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 110 ओम मीटर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ओम 10 ओम 20 ओम दो प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ने पर समतुल्य है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर 23 का करेक्ट आंसर सी हो जा रहा। क्या हो रहा, सी हो रहा 30 ओम मीटर हो रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास करिएगा, उत्तर भी दीजिएगा। कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टर का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया है। अगला नंबर प्रश्न है कि विद्युत एमीटर तो विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, दोस्तों बताइए। 23 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो रहा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। विभवांतर मापने वाले यंत्र कहलाती है, विभवांतर मापने वाले यंत्र कहलाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा 24 का करेक्ट आंसर। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा वोल्ट मीटर। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कि बैटरी से किस प्रकार के धारा प्राप्त होता है, बैटरी से किस प्रकार का धारा होता है, तो डीसी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा करेक्ट आंसर हो जा रहा 25 का डी हो जा रहा। क्या हो रहा बी हो रहा दोस्तों डीसी होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वोल्ट मीटर प्रति वोल्ट किलोवाट घंटा मात्रा था दोस्तों। तो किलोवाट घंटा मात्रा था किसका मात्रा था दोस्तों बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मात्रा था। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर तो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है दोस्तों। तो 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाए समांतर श्रेणी में। चलिए अगला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। 1 वोल्ट कहलाता है दोस्तों। तो 1 वोल्ट कहलाता है 28 तक क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों जूल प्रति कूलम। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि 8 HP हाशवे के बराबर होता है, तो 746 के बराबर होता है, 746 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने आया है। क्या प्रश्न है कि विद्युत हीटर के टुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत हीटर के टुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए दोस्तों नाइट्रोम के। चलिए अगला नंबर प्रश्न 31 नंबर विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। चलिए ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन दिया, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा नरम लोहे। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति तो कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति तो कहते हैं, यानी कि 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा जनित्र कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि धारा में अवेश रहते हैं, यानी कि 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा दत्ती की अवस्था में। चलिए अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है, जो तो ध्यान से देखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न दिया 8 ओम के प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों N/R होता है, N/R। ऑप्शन नंबर बी हो जाए 34 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए करेक्ट आंसर जूल होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है जूल होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एकांत समय में विद्युत आवेश का परिणाम प्रवाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों बताइए। 36 का क्या होला करेक्ट आंसर, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत धारा। चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि स्थित विद्युत आवेश विराम अवस्था में रहता है, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है, क्या दिया है प्रश्न देखिए। शुल्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु पर होता है,
38 का करेक्ट आंसर क्या होगा बोलिए। 38 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है जस्ता था। 38 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जस्ता था। चलिए अगला नंबर 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या प्रश्न है देखिए, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। चलिए अगला नंबर प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है, यानी कि 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 0.24 कैरेट का होता है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि 41 नंबर प्रश्न है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु पर होता है दोस्तों, तो बताइए। 41 का करेक्ट आंसर क्या और 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा जस्ता था। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है जो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, समझते हैं कि 0.012 का एक प्रतिरोध के 2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोज का प्रतिरोध होगा, संयोज का प्रतिरोध होगा, यानी कि 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 42 का करेक्ट आंसर यानी कि 0.001 ओम हो रहा दोस्तों, तो 0.01 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास भी कीजिएगा। क्या है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधता जिसमें प्रतिरोध का मान 10 ओम का समतुलित प्रतिरोध होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बनाइए दोस्तों। क्या होगा, बना तरमाइए इसका करेक्ट आंसर बताइए, थोड़ा सा प्रतीक्षा करते हैं, बोलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 43 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1 ओम होगा, 8 ओम होगा। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि दो तार के दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दुगनी मोटाई, तो दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा, दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, थोड़ा सा वेट करते हैं, बोलिए। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1:4 होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्या प्रश्न है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जबकि चालक तार का अनुरोध विद्युत दाब के अंतर होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है कि अगर क्यू आवेश का विभवांतर भी का प्रवाहित हो दिया जाता तार होगा दोस्तों, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर 46 का करेक्ट आंसर से होने वाला है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 46 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, क्या 47 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि बिजली के फ्यूज में तार बना होता है, बिजली का फ्यूज का तार बना होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 47 का सी हो रहा तांबे और टीन दोनों था, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। क्या है प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सेल बाहरी परिपथ में किस प्लेट से धारा भेजती है, उस सेल तो कहते हैं दोस्तों। 48 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा धन ध्रुव कहते हैं, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा धन ध्रुव। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 30 विद्युत लैंप तंतु 0.4 एम्पियर के ये धारा प्रवाहित हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो वह प्रवाहित आवेश है दोस्तों। तो क्या होगा, 49 तक करेक्ट आंसर क्या होगा बोलिए। 49 तक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है दोस्तों। 1.6 दूने 10 बढ़ा के 19 तुलम प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित है दोस्तों। चलिए 50 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी चालक तार की लंबाई पर भी करता है, चालक के
अनुरूपरट स्टार्ट पर क्षेत्र पर भी चलता है, चालक तर्त प्रकृति पर चालक की प्रकृति पर भी चलता है, यानी इनमें से सभी हो जाए दोस्तों, प्योर सभी हो जाए, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। चलिए अगला नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चैप्टर का कुछ 5 जो क्वेश्चन शॉर्ट लाए हैं, जो 14, 13 इसमें 15 में पूछा गया ऐसा प्रश्न है। ये सब प्रश्न कंप्लीट करते जाइएगा। 5 क्वेश्चन तो कम से कम कंप्लीट करना ही पड़ेगा दोस्तों, इतना भी कंप्लीट नहीं करिएगा तो कैसे होगा। चलिए डेढ़ वाला भी देख लीजिए दोस्तों, डेढ़ वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डेढ़ वाला भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। ये सब प्रश्न कम से कम बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए फिजिक्स का चैप्टर अब आ गया 4 चैप्टर यहाँ से दोस्तों 80 नंबर पूछा ही जाता है। साइंस से कितना ऑब्जेक्टिव आता है, 80 ऑब्जेक्टिव आता है 80 नंबर का, उसमें से 40 नंबर आपको बनाना रहता है। यानी मैराथन क्लास आपको पूरा तीनों मैराथन, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों का मैराथन देख लीजिएगा तो 80 नंबर आपका कंप्लीट हो जाने वाला है दोस्तों। और लास्ट में बहुत बड़ा खुशखबरी हम आपको बताने वाले हैं, जो आप ही ध्यान दीजिए। जो भी हमारा तलाश हो रहा है उसमें से आप तो हम तो 70 से अधिक प्लस न, मतलब ऑब्जेक्टिव आप तो लड़ेगा एग्जाम में टकराएगा, जो सेम टू सेम रहेगा। 10 तो हम गारंटी नहीं ले सकते, मतलब 70 जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो मेरा ही मैराथन, मेरा ही क्लासेस से आप तो देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। अब आप पर निर्भर करता है कि आप बना पाएंगे या नहीं, ठीक है ना। चलिए बिना देर किए चैप्टर 4 फिजिक्स का 4 ऑब्जेक्टिव तो ध्यान दीजिएगा। 4 चैप्टर का नाम था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ से भी 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे दोस्तों, मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए बिना देर किए आप तो स्टार्ट करते हैं। किसी का आवाज़ तो नहीं, ध्यान दीजिएगा, अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। किसी ने क्या कह रहा है ये नहीं सुनिए, आप क्या पढ़ रहे हैं ये सुनिए, ठीक है। क्या पढ़ाई हो रहा है ये सुनिए, ठीक है। दोनों दिक्कत वाला समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो धाराओं में विद्युत धारा दुर्घटना किसके कारण होता है, तो शॉर्ट सर्किट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि किसी वोल्ट मीटर में स्केल इतना तो है, तो 1 वोल्ट के बीच विभवांतर के चिन्ह तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमात्रा के लास्ट होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला बताइए। अब दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट पे। देखिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया है कि विद्युत धारा वाहित के प्रत्येक बिंदु उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रदर्शन तो बिंदुओं पर आमने सामने है। तो क्या है दोस्तों तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो रहा वृत्ताकार प्रतीत पर वृत्ताकार प्रतीत होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए। 4 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित है दोस्तों, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, 4 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है बताइए। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है बोलिए, 4 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो रहा है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा तेयांतित ऊर्जा में। चलिए अगला नंबर प्रश्न है आपके सामने, 5वां नंबर प्रश्न है, जो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। किस पार्श्व में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पार्श्व के अंतर्गत सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक ध्रुव पर होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर होते हैं। बोलिए दोस्तों 6 का राइट आंसर क्या होगा, 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है, 6 का राइट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर। महत्व में क्या हो रहा है, महत्व में होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है, विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है, किस प्रवाह पर कार्य करता है, तो 7वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए उष्मीय। क्या हो रहा है, उष्मीय। चलिए अगला नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है, जो ध्यान से देखिएगा, हमारे घर
क्या प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होता है वह ये मतलब कि वह कितना वाट का होता है बोलिए फटाफट पर बोलिए। 8 चौड़े टन से क्या हो रहा है फटाफट 120 वाट तक प्रवर्ती धारा होता है, 125 वाट तक 120 वाट तक प्रति धारा होता है। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से कि अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिमी की ओर प्रवाहित कर रही है तो पूर्वी सिरे से अवतोलन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत दक्षिणावर्त होगी। चलिए ध्यान से देखिए, 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि 10 टन से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बदल जाती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है ध्यान से देखिए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति तो हम क्या चाहते हैं, जनित्र चाहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति जिसमें विद्युत धारा चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए। यानी कि 12 टन टन होगा, 12 टन क्या होने वाला बताइए, 12 टन ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि चुंबक दो ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबकीय क्षेत्र कही जाती है। तो 13 टन क्या होगा, 13 टन बोलिए फटाफट पर 13 टन ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा चुंबक की सार्थक लंबाई। चलिए अगला नंबर प्रश्न है आपके सामने, 14 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत होता है तो अवरोपित बल का परिणाम अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा। चलिए अगला नंबर देखिए, ध्यान दीजिए। 15 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा वाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर लूप बंद केंद्र पर क्या होता है दोस्तों बताइए। 15 टन क्या होगा, 15 टन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सरल रेखा जैसे प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा में के प्रवाहित दक्षिणी से उत्तरी दिशा में हो तो दीप्त सूचक का परिक्षेपण क्या होगा, तो पश्चिम की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 13 टन से। चलिए अगला नंबर प्रश्न है आपके सामने। क्या प्रश्न है, जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है तो दीप्त सूचक का उत्तर ध्रुव क्या होगा दोस्तों, दोस्तों, तब पूर्व की ओर विक्षेपित हो जा रहा है, यानी तो ऑप्शन नंबर ये हो जाए 13 टन से। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, 18 नंबर ध्यान देना है। क्या कि विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप एक दीप्तमयी रखा जाता है तो वह यह सुई दोस्तों बताइए 18 टन क्या हो गया, तो यह सुई विक्षेपित हो जाए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए और समझिएगा। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसी विद्युत धारा प्रवाहित सीधी लंबी परिनालता के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है करेक्ट। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए, 20 नंबर ध्यान दीजिए, प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिमी की ओर प्रवाहित हो रही है तो पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है दोस्तों, वर्मावर्त होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है। क्या है ध्यान से देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न है कि एक सीधी धारावाही के पास दाएं बाएं बिंदु और ए बी है तो दिक्सूचित तो ए बी के पास ले
जाने पर सूची में दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेपित हो दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या होता दोस्तों। 22 द फॉलोइंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार ले लीजिए। बताइए क्या होगा 22 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बलता। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए, समझिएगा कि सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र लादने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट, क्या हो रहा फिर 23 का करेक्ट आंसर। 23 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला बताइए। 23 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा। ऑप्शन नंबर ए हो रहा फॉलोइंग के बाएं हस्त नियम, ठीक है ना। हस्त नियम तो ठीक है। चलिए आदत की ओर बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा तो किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो रहा प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा, ठीक है ना। चलिए आदत की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है किसी धारावाहिक कुंडली के द्रव्य चुंबकीय पदार्थ रखने पर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। बताइए 25 का करेक्ट आंसर। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा, ऑप्शन नंबर सी हो रहा परवल चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पर कि दक्षिणी हस्त अंगूठे नियम के अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है दोस्तों। तो बताइए 26 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा धारत दिशा तो। चलिए अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या ध्यान से देखिए। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न होने वाले परिणाम तार की परिवाहित धारा के साथ संबंध होला। परिवाहित धारा के संबंध होला दोस्तों। ऑप्शन नंबर बताइए 27 का करेक्ट आंसर। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बी होला दोस्तों। अनुत्रामानित पति का होता है दोस्तों। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिए। 28 नंबर प्रश्न है कि फॉलोइंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार पता किया जा सकता है। तो बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों प्रेरित धारा की दिशा। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ता है या घटता है दोस्तों। बताइए बढ़ता है या घटता है। बताइए क्या होने वाला है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा घटता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है एक सीधी अवधार चालक से विद्युत धारा प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दीर्घताएं किस प्रकार की होती है। बताइए किस प्रकार की होती है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा संतेत्रित वृत्ताकार, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ध्यान से देखिए 32 नंबर प्रश्न आपके सामने आ दिया अब कि किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों 32 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला। देखिए 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए विपरीत प्रकार से। क्या विपरीत प्रकार से। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है 33 नंबर प्रश्न है कि आजकल पर प्रतिवर्ती धारा का कितना समय बाद अपने दिशा उत्परिवर्तित
तैरती है दोस्तों। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा बोलिए, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1/50 4। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी, क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी, यानी 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा धारी की सुई की घूमने की दिशा होगी, धारी की सुई की घूमने की दिशा होगी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, क्या हमारे शरीर में तंत्रिका त्वचा में बहने वाली अनंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती है, धाराएं उत्पन्न करती है, यानी 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, क्या प्रश्न ध्यान दीजिएगा, तीसरी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, समान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समान होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, जो ध्यान से देखिएगा समझते हुए चलिएगा, ध्यान से देखिएगा समझते हुए चलिएगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। 37 का प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है। दोस्तों चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका क्या 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चुंबकीय क्षेत्र। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, चुंबक और विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक की प्रणाली किया था, तो बताइए 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ऑप्शन HC ओडसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, 39 का करेक्ट आंसर, 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर क्या प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक क्षार पर लगने वाला बल किसके लंबवत होते हैं, किसके लंबवत होते हैं। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्षार के लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि एक क्षार चुंबक 2 भाग में बांटने पर चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 41 का क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि किसी धारा तार में विद्युत धारा में के परिणाम में वृद्धि कर दी जाए तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगी, 42 का करेक्ट आंसर, 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा, क्या हो रहा, वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर ए हो रहा। चलिए 43 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 43 नंबर प्रश्न, किसी चालक में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या होता है दोस्तों, यानी 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और घटता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घटता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है कि दक्षिण हस्त में अंगूठे नियम के में चालक के लिपटी अंगूठियाँ क्या संकेत देती है, बताइए ऑप्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 44 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्षेत्र रेखा की दिशा, क्षेत्र रेखाओं की दिशा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए और समझिएगा आप। चलिए देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि आपके पास एक चालक तार की कुंडली है, आप कुंडली में धारा पैदा तो नहीं कर सकते हैं, दोनों
स्थित रहता है, ये दोनों तो स्थित रहता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 46 नंबर है क्वेश्चन कि किसी चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र में चलने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है। यानी 46 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, विद्युत चुम्बकीय कहलाती है। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर में उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के 1 अरब वे भाग के बराबर होते हैं। 1 अरब के भाग के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि विद्युत स्टोव गीजर अथवा बिछन टॉपवॉट आदि सामग्रियों के लिए कितने एमीटर का फ्यूज लगाया जाता है? कितने एमीटर का फ्यूज लगाया जाता है? यानी कि 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 एम्पियर का। चलिए अगला नंबर प्रश्न ध्यान से लीजिए 49 नंबर प्रश्न है कि किसी चुम्बक के चारों ओर क्षेत्र में क्या होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का प्रभाव है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का प्रभाव ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए 50 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है? प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है यानी 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा 50 हर्ट्ज का होता है। चलिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, चलिए ध्यान दीजिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है फॉलोइंग के बाएं हस्त नियम देखिए 11, 13, 14, 15, 16 में पूछा गया है। इस सब प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया। तीसरा प्रश्न भी 14 पूछा गया। चौथा प्रश्न भी 11, 17, 18 में पूछा गया है। और देखिए अगला प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। बाएं क्या है देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, यानी कि 12, 14, 15, 16 में पूछा गया। एक प्रश्न यहाँ से कम कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए 1.5 वाला देख लिए लॉन्ग ट्यूशन देखिए 5 यहाँ से 4 प्रश्न है। लॉन्ग ट्यूशन भी उठाया देखिए यहाँ से। ये सब देख लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कम से कम इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न आप देख सकते हैं। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आंसर लेना चाहते हैं इसका तो आप हमसे ले सकते हैं, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आज अब आए फिजिक्स का 5वां चैप्टर की ओर। 5वां चैप्टर यानी कि फिजिक्स का लास्ट चैप्टर ही आ गया है, ठीक ना दोस्तों। हाँ भागिएगा नहीं छोड़कर, आपको हम बताए हैं लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए बताए हैं, यानी कि लास्ट तक बने रहिएगा। फिजिक्स का 5वां चैप्टर का नाम है ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा तेज स्रोत। यहाँ से भी 50 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों। चलिए हम देखते हैं बिना देर किए 80 नंबर हम करते हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, ठीक है ना। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग हैं बहुत ही नादान। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्यूशन आपके हो जाए फरार। यहाँ से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि नाभिकीय ऊर्जा और भूतपटलीय ऊर्जा दीर्घकालीन है, जबकि यह एक ऊर्जा से निम्न भिन्न है जो पहला का ट्यूशन का आंसर होगा, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सौर ऊर्जा होगा। चलिए आपने आंसर क्या सही दिया, सही लगाया आपने दोस्तों तो यस लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है जैव गैस संयंत्र से बीच स्थली के बाहर निकल जाते हैं जिसका उपयोग होता है दोस्तों, बताइए दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, खाद के रूप में। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्या प्रश्न है ध्यान से देखिएगा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से रूपांतरित करता है? मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, आपका क्वेश्चन
त्रिभुजन प्यारा सा त्रिभुजन है। बताइए तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा स्थित ऊर्जा। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है जो कि आप ध्यान दीजिएगा और समझते हुए चलिएगा। क्या है प्रश्न? तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा क्या होता है दोस्तों? ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्यारा सा दुराला सा त्रिभुजन डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत कितने परसेंट पावन चक्कियों में से प्राप्त होता है दोस्तों? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए पाँचवा तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला? पाँचवा तो ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा 25%। क्या 25%? ध्यान दीजिएगा समझते हुए चलिएगा। ध्यान दीजिएगा समझते हुए चलिएगा कि औद्योगिक देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से पूर्ति करती है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए मुँह पर इसका आंसर। बताइए इसका आंसर छठा का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा 30%। चलिए अगला नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है दोस्तों? कि भूपतिय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से 3 स्थानों पर कार्य करता है। बताइए 7वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा। ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा एकदम ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा। आप लोग पढ़िएगा और समझते हुए चलिएगा। न्यू लेंजी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, समझते हुए चलिए। आप लोग सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, आप लोग दुनिया के सबसे बढ़िया स्टूडेंट है, क्योंकि अभी तक आपने क्लास नहीं छोड़ा है। अभी तक क्लास तो देख रहे हैं, यानी कि आपका जुलूस है, आपका सपना है 400 प्लस ड्रीम था, 450 प्लस ड्रीम था, तभी आपने क्लास तो पूरा अंत तक देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग समझते हुए चलिएगा। 8 तक पढ़ना है ट्यूशन। क्या है? पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त करने वाली सौर ऊर्जा का औसत कितना परिणाम प्राप्त है? बोलिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। 8 तक करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। नौरारा नरौरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताइए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया कि शारीरिक कार्यों तो करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट बताइए। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं, क्या होगा? पेशीय ऊर्जा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि 11 नंबर प्रश्न है कि सौर टूटर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं, आपतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए और समझते हुए चलिएगा कि सौर ऊर्जा का मान सभी परियोजनाओं के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहते हैं दोस्तों, जिसके क्या कहते हैं बताइए। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौर ऊष्मा तक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नलिखित तो प्रभावित करता है दोस्तों। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? बोलिए 13 का करेक्ट आंसर आपके सामने बताइए। 13 का आंसर क्या हो रहा है? डी हो रहा है दोस्तों। पावन भी करता, तूफान भी करता, हवा भी करता, हिमपात भी करता, यानी तो ऑप्शन नंबर डी हो रहा है इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न तो देखिए। अगला प्रश्न तो देखिए, सौर टूटर में किस प्रभाव का उपयोग होता है दोस्तों? तो बताइए फटाक दी पर बताइए। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा, ग्रीन हाउस, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न तो ये देखते हैं। तो वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है, उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार से स्रोत कहते हैं? ऊर्जा का किस प्रकार से स्रोत कहते हैं? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा, नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो रहा? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है। 16 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा अनमनीय स्रोत है,
ऊर्जा ते अनमनीय स्रोत है, यानी कि 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा कोयला हो रहा। क्या हो रहा? ऑप्शन नंबर बी हो रहा कोयला। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, क्या प्रश्न है सो ध्यान से देखिएगा। सूर्य सूर्य के स्रोत है दोस्तों, तो सूर्य के स्रोत है, बताइए सूर्य के स्रोत है क्या हो रहा? 17 का राइट आंसर, 17 का राइट आंसर क्या हो रहा? ऑप्शन नंबर ए हो रहा नाभिकीय संलयन हो रहा। चलिए अगला नंबर देखिए, ध्यान से देखिए और समझिएगा कि पृथ्वी पर सबसे विशाल स्रोत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा सूर्य हो रहा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नहीं लगाया है, ये ध्यान में रखिएगा और समझते हुए चलिएगा। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, उत्तम ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ भी नहीं है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर मेन ध्यान देना रहता है। क्या बोल रहा है? 20 का करेक्ट आंसर क्या हो रहा? तो ऑप्शन नंबर डी हो रहा काफ़ी धुंधला युक्त वाला जो कोयला होता है, जो उत्तम नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए घटिया कोयला ही हो रहा ना वो कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? कैसा स्रोत हो सकता है? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा अनवनीकरण स्रोत होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि निम्न में से किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा? ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा CNG। CNG था, ठीक है ना? चलिए बिना देर किए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा, समझते हुए चलिएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या है कि सौर सेल सौर ऊर्जा तो किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, तो बताइए। 23 का करेक्ट आंसर, 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, तो ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? बोलिए। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। सूर्य क्या होगा? सी होगा। 24 का करेक्ट आंसर सूर्य होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी हो रहा यूरेनियम की। ऑप्शन नंबर सी हो रहा 25 का सी हो रहा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है कि सौर सौर पैनल का उपयोग होता है। सौर पैनल का उपयोग होता है, यानी कि सौर पैनल का उपयोग होता है मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है, जो ध्यान से देखना है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से नहीं है। क्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो इसका 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 28 नंबर, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसको। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या हो जाए इसका दोस्तों राइट आंसर? तो 28 का राइट आंसर क्या होने वाला? तो ऑप्शन नंबर डी हो रहा सिलिकॉन का। चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न है? अगला नंबर ध्यान से देखिए, 29 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है? 29 नंबर, जो ध्यान से देखिए 29 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, कि सौर सेल का मान लगभग होता है, तो कितना होता है सौर सेल का मान? सौर सेल का मान लगभग होता है दोस्तों, क्या होता है? 1.4 किलोवाट प्रति घंटा के बराबर होता है, ठीक है ना? चलिए लगभग में होता है मान, ठीक है ना? इसका एग्जैक्ट मान नहीं दिया गया। चलिए सॉल स्कूटर के प्रयोग के वर्तन प्राय निम्न में से किस रंग के पेंड होते हैं? तो 30 रन पे पेंड हो जाए, देखिए बताइए फटाफट पर बताइए इसका आंसर। 30 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा काला। ऑप्शन नंबर बी होगा काला। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि सौर सेलों में निर्माण
के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व ऑप्शन नंबर डी हो रहा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी हो रहा सिलिकॉन। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, बायोगैस का प्रमुख अवयव है, तो इस तरह 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा दोस्तों CH4 होता है, CH4 होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन है दोस्तों, तो इनमें से सभी है जो जीवाश्म ईंधन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा, ऑप्शन नंबर 33 का सी हो रहा करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों और समझने का प्रयास करिए, पावन चक्र में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पावन का न्यूटन वेद हो रहा, तो न्यूटन वेद हो रहा दोस्तों, तो 34 ऑप्शन नंबर बी हो रहा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, CNG का फुल नेम पूरा नाम होता है दोस्तों, शिफ्रित प्राकृतिक गैस होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर, शिफ्रित प्राकृतिक गैस होता है। CNG का पूरा नाम शिफ्रित प्राकृतिक गैस होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो इनमें से कौन नाभिकीय ऊर्जा है, इनमें से कौन है जो नाभिकीय ऊर्जा है, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा सौर ऊर्जा। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है कि 2 और 3 घंटों की अवधि के वायु सुनवा और गैस टूटर के अंदर का ताप पहुंच जाता है दोस्तों, पहुंच जाता है। बताइए 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या होगा दोस्तों, CO2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए 38 का सी होगा दोस्तों। चलिए 39 नंबर देखिए, 39 नंबर प्रश्न है कि E बराबर MC अथवा सूत्र नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा व्याख्या करता है, तो इस सूत्र को किससे प्रतिपादित किया है, तो इसका राइट आंसर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है दोस्तों, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टीन हो जा रहा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो विद्युत संयंत्र केवल सभी प्रचलित होते हैं जबकि महासागरों में पृष्ठ पर जल ताप एवं 2 किलोमीटर की लहराई जल की माप अंदर क्या होगा दोस्तों, अंदर 20 डिग्री सेल्सियस हो, 20 डिग्री सेल्सियस हो। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास करिएगा, महासागरों की ऊर्जा उपलब्धता रूप में है, 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयोग सभी होगा दोस्तों, उपयोग सभी होगा। चलिए अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि पृथ्वी में से स्रोत से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है, तो बताइए 42 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा यानी दोनों हो रहा दोस्तों। चलिए 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, 43 नंबर प्रश्न है जो ध्यान से देखिएगा, ईंधन तो जलाने के लिए पिरामिड में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, उस ऊष्मा तो क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन दिखा लाते हैं आप, तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर, 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा निवेशित ऊर्जा होगा। चलिए 44 नंबर ऊर्जा भोजन से हमें मिलती है, भोजन से हमें क्या मिलती है दोस्तों, बताइए भोजन से हमें मिलती है, क्या मिलती है, तो शारीरिक कार्य कर्मों के लिए ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना, शारीरिक जो कार्य कर्म होता है उसका ऊर्जा मिलती है, किससे, भोजन से मिलती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 45 नंबर प्रश्न क्या है कि पावन चक्की की ध्रुवीय गति से किस ऊर्जा की प्राप्त किया जाता है, तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, देखिए क्या होगा 46 का करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है दोस्तों विद्युत ऊर्जा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के ईंधन के रूप में आवश्यक है, तो क्या है दोस्तों, बताइए वाहनों के ईंधन के रूप में आवश्यक है, यानी कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 47 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि जब विद्युत अधिक संख्या में सौर के संयोजित करते हैं जो वह विषय
व्याख्या क्या कहलाती है? तो बताइए दोस्तों 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो 47 तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, सोलर पैनल कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न क्या दिया है कि तीसरी भारी परमाणु के नाभिक तो नीम में ऊर्जा न्यूट्रॉन के वायुवाली करवाई जाती है तो काफ़ी ऊष्मा उद्देति उत्पन्न होती है तथा इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो बताइए 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा कि नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किससे होता है? तो किससे होता है दोस्तों? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर 49 का करेक्ट आंसर कमेंट में फेंकिए और जल्दी से हमारे कमेंट में फेंक कर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है जीवाश्म ईंधन से। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, इसका भी आंसर कमेंट में फेंक कर हमारी आप तो आंसर हमारी कमेंट में फेंक कर बताइए कि बायो के द्वारा पर स्थित टाइबाइन ज्वालीय ऊर्जा 33 ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो इसका कमेंट में फेंकिए आंसर फेंकता हमारे दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें होता है? यांत्रिक ऊर्जा में होता है। दोनों दिक्कत है दोस्तों मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। इसका भी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर देख लीजिए एक बार ध्यान से। इस सभी 5 कम से कम कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से पूछेगा यही प्रश्न पूछेगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न यही पूछेगा, इससे बाहर आने का चांस नहीं है। आप लोग देख लीजिए प्रश्न यहाँ से 2 नंबर 5 नंबर बहुत टाइम ही चांस रहता है पूछने का, जो भी आप देख लीजिए यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तक देख लिए दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग आप 200 प्लस यानी कि लगभग आप 230 आप देख लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि यहाँ से आप एग्ज़ाम में 100% फिजिक्स का रहेगा दोस्तों। और केमिस्ट्री तब भी वीडियो बनाते डाला हुआ है मैराथन वीडियो, आप लोग देख लीजिए। और कमेंट में बताइएगा कि बायोलॉजी तो आप लोग चाहते हैं, आप लोग इसी प्रकार से बायोलॉजी का मैराथन चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। अब वीडियो कैसा लगा दोस्तों? प्लीज़ बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत टाइम लगता है दोस्तों। आप लोग वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छा लगेगा वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आएगा बायोलॉजी का धमाल उड़ने वाला है इसी चैनल पर। बायोलॉजी का भी आएगा दोस्तों इसी चैनल पर। मैथ का अस्पताल आने वाला है, मैथ का भी अस्पताल आएगा इसी चैनल पर। मैथ का अस्पताल आएगा जो कि आपका एग्जाम में एकदम डायरेक्ट एकदम टच रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट यही बताना चाहते हैं कि मैथ तभी पूरा मतलब 5 और 6 सब्जेक्ट होता है, सभी का मैराथन इसी यूट्यूब चैनल पर चलने वाला है। और PDF हमसे डायरेक्ट ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का PDF लेने के लिए आप तो केवल 99 रुपये लगेगा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। और पूरा तो PDF ले दीजिए, अब पढ़ें फुल गारंटी रहेगा 100% आने का, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फुल वॉचिंग करने के लिए थैंक्स दोस्तों। चलिए वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।